कैसे हो चैम्पियंस? मस्त। तो आप सभी को राधे राधे। और आई होप लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डेरिवेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में, और आपको इस लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमें आज बात करनी है कि आखिर जन्म कहाँ से हुआ, डेरिवेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो एनर्जी रखो हाई, तो चलो करते हैं चालू बवाल। ठीक, तो समझ लेना, ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, जहाँ पर ये वोल्टेज लगे हैं। ठीक, इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ध्यान से सुनना है कि चीज़ को, बहुत ही मज़ा आएगा। ये मेरा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है आई, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक भाग रहा है। ठीक, अब हमारी बात समझना, इस कंडक्टर में क्या क्या दिया तुमको, इस कंडक्टर में तुमको दिया गया है कि ये करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, जिसका रेजिस्टेंस आर है ना। अच्छा ये मान लो कि ये करंट अच्छा कुछ टाइम में ही तो ट्रैवल करता होगा, घूम के वापस आने में इसको कुछ टाइम लग जाता होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये करंट टी टाइम से ट्रैवल करता है, ये करंट टी टाइम से ट्रैवल करता है इस पोटेंशियल के एंड्स के क्रॉस। ठीक है, तो तुम मुझे अब ये बताना जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा इस हरकत को होने में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो तुम लोग के मन से आवाज़ आएगी सर ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक चार्ज कैसे निकलता था, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट निकल रहा है किसी कंडक्टर से इनटू टाइम। तो ये तो आसान बात हो गई। तो यहाँ से जो नेट चार्ज आएगा वो होगा Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, है ना। इसको तुम थोड़ी देर के लिए मान लो, कुछ भी मान लो, स्टार इक्वेशन मान लो। अब इसका यूज़ पड़ेगा, बताऊँगा कैसे। ठीक है, अब देखना मेरी बात ध्यान से। अच्छा ये बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक, जल्दबाजी नहीं। ये मेरा कंडक्टर है मान लो ना, ये मेरा कंडक्टर है, ऐसा कुछ, ये हमारा कंडक्टर है प्यारा सा, ये भी है। अब ये बताना हमको, एक यूनिट चार्ज Q, एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को जब हम इस एंड से इस एंड तक लेकर जाएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एक यूनिट चार्ज Q को जब हम एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाएंगे तो क्या हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन से आवाज़ आएगी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो वर्क डन बराबर होगा किसके, चार्ज इनटू वोल्टेज के। वो वर्क डन बराबर होगा चार्ज इनटू वोल्टेज के। अब ध्यान से सुनना है कि एक चीज़ है, सारी चीज़ें कैसे काम आएंगी समझना। तो मैंने लिखा वर्क डन निकला मेरा Q इंटू वी, मेरा वर्क डन निकला Q इंटू वी। ठीक, सुनना ध्यान से, मेरा वर्क डन निकला Q इंटू वी। और इक्वेज़न 1 से हमने क्या निकाला था, इक्वेज़न फर्स्ट से हमने क्या निकाला था, याद करो, पीछे बढ़ के हम बनना नहीं बैठेंगे, दिमाग लगाओ दिमाग। Q इक्वल्स टू आई टी, बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये आंसर दिया है तो तुम बहुत ही जीनियस हो गए हो। तो अगर इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो क्या ये W कुछ ऐसा दिखने वाला है, I इंटू टी इंटू वी, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। काफ़ी बार आपने फॉर्मूला देखा होगा आस पड़ोस में किताबों में ना। अब समझ में आया, ये W इक्वल्स टू वी आई टी लोग चिल्लाते हैं, तो कहाँ से आया, यहाँ से आया। अभी नहीं, अभी और सुनिए, अभी देखिए क्या सुनते हैं, अभी सब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो निकला हमारा क्या भैया कलर बदलते बहुत देर से चल रहा है। निकला हमारा W इक्वल्स टू वी आई पी नहीं, VIP नहीं, VIT। वर्ग भी VIP है पर अभी VIT है। ठीक है, अच्छा हमको ये बताना, तुम मान लो, याद करो, तुमको पीछे लेक्चर में हमने कुछ बताया था, ये A पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, ये B पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है,
किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है मान लो, जब ये इलेक्ट्रॉन है ना, अरे हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इनको वोल्टेज सप्लाई मिलती है ये ड्रिफ्टिंग कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करना चालू करते हैं, ये आपस में टक्कर फक्कर करते हैं ना, फिर मारपीट करने लगते हैं। याद करो, 2 मोहल्ले में आदमी थे, लड़ाई झगड़ा कम था, गर्मी कम हुई थी, गर्मी कम प्रोड्यूस हुई थी, मान लो इनकी तरफ से 20 आ गए, इनकी तरफ से 20 आ गए, तो यहीं पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी ना, हीट एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगी। पीछे वाली बातें हैं याद करो, तुमको अच्छा समझाए थे, इसका काम ही पड़ेगा। हाँ, इस हीट का काम क्या है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा तुमसे मैं पूछूं, हीट कब प्रोड्यूस होगी? किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट कब प्रोड्यूस होगी? जब वहाँ पर वर्क डन होगा, वही वर्क डन तो चेंज होगा ना हीट एनर्जी में, वही वर्क डन तो हीट एनर्जी में चेंज होगा। अगर तुमने क्लास 9th को मन लगा के पढ़ा होगा, नकल के बिना बिना नकल के पास हुए होगे, तो तुमने पढ़ा होगा वहाँ पे ये जो वर्क होता था ना, यही वर्क कभी चेंज होता था पोटेंशियल एनर्जी में, और यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती थी कभी काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी फिर हो जाती थी वर्क, और यही सिलसिला चालू हुआ करता था, चलता रहता था। जिससे कि हमने बोला था एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वहीं से हमने बोला ये जो वर्क डन हुआ होगा तभी तो हीट एनर्जी बनी होगी, जब हीट एनर्जी बनेगी ही नहीं जब तक वर्क डन होगा ही नहीं। आया समझ में? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गोबर गणेश हो गया तो नहीं समझ में आएगा, पढ़े लिखे हो बताएगा। सॉरी, आप लोग सब बहुत ही होशियार हैं। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था, जब वर्क डन होगा तो हीट एनर्जी बनेगी, और पता है वर्क डन ही, अच्छी बात पता क्या है, वर्क डन ही हीट एनर्जी के बराबर होगा, वही तो वर्क डन चेंज होगा ना हीट एनर्जी में। तो यहाँ से हमें पता चला W = H। अरे अगर W = H हो गया तो क्या मैं ये लिखना गलत कर दूंगा? अगर मैं ये लिख रहा हूँ W = H = इसको यहाँ रखो V × I × T। अब बताओ गलत हो तो बताओ मुझे, रोको टोको, गलत है ही नहीं। ये बना एक और फॉर्मूला है ना, इन टर्म्स ऑफ H। तो वर्क डन ही हीट एनर्जी के बराबर है बेटा, सुनना ध्यान से, वर्क डन ही हीट एनर्जी के बराबर है, और वही हीट एनर्जी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम के बराबर है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और दिखाते हैं तुमको कुछ मज़ेदार। अभी और सुनना, तुमने कुछ पढ़ा था, याद करो, पुरानी क्लास में तुमने कुछ पुराने लेक्चर्स में तुमने कुछ पढ़ा था ओम चाचा के बारे में, V = IR। इसको फर्जी थोड़ी पढ़े थे, इसका काम आएगा, इसीलिए तो पढ़ा गया था कि V = IR का भी काम पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा आओ बताएं। पीछे क्या पढ़ के आए, W किसके बराबर, H किसके बराबर, V, बस V, नहीं I × T। ये पढ़े हो कि नहीं? अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं, हाइलाइटर कहाँ है मेरा, अरे इरेजर नहीं, हाइलाइटर, ये हाइलाइटर। अगर मैं तुमसे बोलूं, बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं इस थोड़ा और बनाते हैं फनी, अगर मैं तुमसे बोलूं इस V की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या मैं कोई पाप कर दूँगा क्या? अगर मैं इस V की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कोई पाप करूँगा क्या? तुम बोलो कि नहीं सर कोई पाप नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वोल्टेज वो वोल्टेज है, सेम ही वोल्टेज है। अब ध्यान से सुनना अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा ना तो पता क्या बन जाएगा, फिर बनेगा W = H = V के जगह लिखो बेटा I × R × I × T, ये तो लिखोगे। अब यहाँ से देखो करिश्मा, ये I × I गठबंधन कर लेंगे और बनाएंगे I का स्क्वायर, और ये बेचारे RT अलग रह जाएंगे। तो ये क्या बन गया देखो ध्यान से, ये बन गया, नेक्स्ट पेज पे चलो अच्छे बताते हैं, ये बन गया W = H = I² RT। यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही है हमारा प्यारा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हुआ है इसका जन्म। आया मज़ा? पेन चलो पेन, मज़ा आया कि नहीं आया? ना आया हो तो पैसे वापस, ठीक। यहाँ से जन्म हुआ है I² RT का, और यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ गया होगा मज़ा, इतना तो मुझे पता ही है, शेर हो तुम लोग, पढ़े लिखे हो ना, ठीक। चलो अभी मज़ा नहीं है, तुम्हारे मन से निकल रही होगा गुरु जी मज़ा नहीं है, कुछ और बताओ, कुछ और बताते हैं। अगर बताओ अच्छा
मुझे इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ वी लिखना हो, अगर मुझे इसी फॉर्मूले को वी के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो? थोड़ा सा अकल लगाना, अगर कच्चे अकल के ना हो तो। अगर मुझे इसी फॉर्मूले को वी के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दिमाग हल्का सा। वी इक्वल्स टू होता था आई आर, होता था, तो ध्यान से देखना, सॉरी, v इक्वल्स टू आई आर था, है ना। तो यहाँ से क्या मैं i की वैल्यू लिख सकता हूँ v अपॉन आर? बोलो, क्या यहाँ से i की वैल्यू को तुम लिख सकते हो v अपॉन आर? तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ पे हो रहा है i का स्क्वायर, है ना। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना हो, आओ इधर ही बताते हैं, देखना ध्यान से, अब देखना मेरी बात को, आराम सुनना। तो क्या मैं h को ऐसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर टी लिखा है ना, और आई किसके बराबर है? ये आई किसके बराबर है? वी अपॉन आर के बराबर है। तो अगर आई का स्क्वायर कर रहे हो तो उसकी जगह हम वी अपॉन आर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। बाहर क्या है? बाहर है आर और इनटू में टी, यही है ना बाहर, ठीक। तो क्या लिखा तुमने? एच इक्वल्स टू वी अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आई, सॉरी, इंटू आर इंटू में टी, यही तो लिखा था, ये देखो, है ना, ये लिखा था, ठीक। अब ठीक है, स्क्वायर ओपन करते हैं, मैथमेटिशियन बनते ही हो तुम लोग, चलो ओपन करके दिखाओ स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से v का स्क्वायर ओपन होगा तो v स्क्वायर, r का स्क्वायर ओपन होगा तो r स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये एक r से एक r कट जाएगा, है ना, ये एक r से एक r कट जाएगा। तो ये अब क्या बन गया? ये बन गया h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर v लिखना हो तो हम लिखेंगे h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इन टर्म्स ऑफ v। आया मजा? ये एक और नया फॉर्मूला बन गया। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बुद्धि ना भंग कर लेना कि ये कैसे आ रहा, रट्टा ना मारना, रट्टा नहीं मारना बेटा, समझते रहना। फिजिक्स को रट्टा मार दे तो हिंदी इंग्लिश कौन रट्टा मारेगा, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ वी भी आ गया हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं और तुमको सिखाते कुछ और सिखाते हैं ना, नई बात, अजूबी बात थोड़ा। ध्यान समझते रहना, बस पेशेंस की ज़रूरत है, अच्छा लेक्चर होने वाला पूरा ये। और अगर पेशेंस बिगड़ा तो तुम्हारा दिमाग भी ग्रैब नहीं कर पाएगा चीज़ें, इसीलिए फोकस बनाए रखना, ध्यान देखना। अच्छा ये बताना, जो भी कोई भी एनर्जी होती है ना, कोई भी एनर्जी होती है, यहाँ तो हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसी भी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है? किसी भी, जलेबी लिखने जा रहा है, किसी भी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है ना, जूल। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये H इक्वल्स टू आया था सबसे पहले VIT के बराबर, फिर यही बराबर आया था किसके? अलग अलग कलर के लिखेंगे ना, मज़ा आएगा। फिर यही किसके बराबर आया था? I स्क्वायर RT के। और फिर यही किसके बराबर आया था? फिर यही आया था बराबर किसके? V स्क्वायर अप इंटू टी अपॉन आर के, है ना। अच्छा ये सारी की सारी, ध्यान से देखना, ये सारी की सारी जो वैल्यू है, अब ठीक ना, ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यूज़ हैं? तो तुम बोलोगे सर ये तो इस हीट एनर्जी की वैल्यूज़ हैं। तो अगर ये हीट एनर्जी की वैल्यूज़ हैं तो मतलब ये सारी की सारी एनर्जी है ना। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जल्दी बोलो बेटा। जूल। क्या होती है? जूल। मतलब इन सबकी एनर्जी क्या होगी? जूल होगी। आया समझ में? और चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें, अच्छे समझ में आ गया होगा। ईमानदार हो तो बता देना सही से। ये देखो, हीट एनर्जी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम के बराबर होती है। और बताओ, हीट एनर्जी आई करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर होती है। और बताओ, हीट एनर्जी वोल्टेज के स्क्वायर इंटू टाइम अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ये बना हमारा पूरा सुनहरा फॉर्मूला।
ना, इसको अपने अंतरात्मा में अच्छे से बसा लेना, ठीक है। और इन सब की यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी आगे, जूल, ठीक। चलो फिर और बढ़ते हैं आगे और नई नई चीज़ों का उद्घाटन करते हैं, ठीक है। अब क्या बताएंगे सर, आप बताइए, अब आप क्या बताएंगे। तुमने कुछ पीछे नोटिस किया, जो मैं उतनी देर से कुछ तुम्हें बता रहा था, तुमने कुछ नोटिस किया? नहीं नोटिस किया तो यहाँ कर लो। फॉर्मूला क्या निकला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, H=I²RT निकला। अच्छा तुम यहाँ से कुछ दिमाग लगा बताना, हल्का सा, हल्का दिमाग लगाना, ज़्यादा है ही नहीं, लगाओ का है, हल्का दिमाग लगाना, हल्का सा, बहुत ही कम। मान लो मेरा ये कोई कंडक्टर है, ठीक, मान लो मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको कुछ बताना, तुम नॉर्मल सी चीज़ है ना, ठीक, बताना ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना। देखो ध्यान से, मेरा करंट फ्लो कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है, फ्लो तो कर रहा है करंट का स्क्वायर, ये देखो फ्लो तो कर रहा है करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिपेंड कोई चीज़ करेगी अगर हीट के लिए, तो करंट का स्क्वायर होगी। तुमको सब अभी समझ में आएगा, ये तो अच्छा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। मान लेते हैं ये करंट टी टाइम तक फ्लो किया, इस कंडक्टर में ये करंट टी टाइम तक फ्लो किया। अब मुझे ये बताना, ये टी कुछ भी हो सकता है, ये 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 1 घंटा 4 घंटे हो सकता है, 1 दिन हो सकता है ना, 3 दिन हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा मेरा टाइम लगेगा इस करंट को फ्लो करने में, उतनी ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। जितने टाइम तक करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, ये कंडक्टर उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। और इसको लिख के देखते हैं वैल्यू के टर्म्स में। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि, ध्यान देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए पॉइंट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के। बोलो गलत है सही? जितना ज़्यादा करंट का स्क्वायर ट्रैवल करता होगा किसी कंडक्टर के अंदर, उतनी ज़्यादा उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी। तो तुम बोलोगे ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात लिखो, दूसरी बात क्या ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के? बोलो, क्या ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के? तो तुम्हारे मन से फिर आवाज़ निकलेगी, जी सर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई तो ये मेरा हीटिंग इफेक्ट भी होगा हाई, है ना। अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं हर कंडक्टर के अंदर, हर मटेरियल के अंदर, तो जितना अच्छा रेजिस्टेंस उतना अच्छा हीटिंग इफेक्ट। अच्छा खुद सोचो, दिमाग लगाओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं समझ में ना, कचड़ दिए जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो। हर चीज़ को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से। देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये करंट जा रहा है। अच्छा ये रेजिस्टेंस क्या कहता है करंट को? आओ हम तुम्हारे दोस्त हैं, आओ 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 हम तुमको खाने पीने खिलाने ले चलते हैं, ऐसा तो बोलता नहीं है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना, बाधा डालता है। अरे कोई भी रेजिस्टेंस का मीनिंग ही होता है रोकने वाला, रेजिस्ट करने वाला। तो इस करंट को ये रेजिस्टेंस इसके आगे जाने दे रहा होगा क्या आसानी से? तो इसका आंसर है नहीं, रेजिस्टेंस इसको रोक रहा होगा। अच्छा रेजिस्टेंस जब इसको रोक रहा होगा, मान लीजिए, देखो बहुत अच्छे से तुमको समझाएंगे। यहाँ रेजिस्टेंस है, ये करंट जा रहा है, करंट को निकलने तो थोड़ी देगा, आसानी से निकलने नहीं देगा, ये करंट बहुत मशक्क़त करके जाएगा। तो ध्यान समझना, ये रेजिस्टेंस अगर निकलने नहीं देगा तो क्या ये करंट ट्रैप होता जाएगा यहीं पर? इमेजिन करो, क्या ये करंट यहीं पर जमता चला जाएगा, आई 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 बहुत सारा आई है ना, यहाँ पर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा करंट इकट्ठा होगा, जितना ज़्यादा करंट इकट्ठा होगा और जितने टाइम तक इकट्ठा होगा, तो क्या उतनी ही ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होगी? तो यही तो समझा रहे हैं तुमको उतनी देर से। इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंस पर हीट डिपेंड करती है। आया? ठीक। और तीसरी बात तो जान गए कि जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा, उतनी देर उसको रेजिस्टेंस रोकेगा, जितनी देर रेजिस्टेंस रोकेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर पर हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तुमको एक और चीज़ समझाते हैं, ध्यान से रखना, इसको एक कहानी के माध्यम समझा देते हैं, जल्दी समझ जाओगे। सुनो ध्यान से, ये मेरा करंट था जो जा रहा था, अच्छे से आराम से जा रहा था। ऐसा न मना है, तुम कहोगे सर ये तो रेजिस्टेंस है। मेरा करंट था बहुत घूमते जा रहा था ना, ठीक।
ये चल रहा था टी टाइम से, ये टी टाइम से चल रहा था, इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। बीच में आ गया रेजिस्टेंस नाम का एक प्राणी, बीच में आ जाता है रेजिस्टेंस नाम का एक प्राणी। अब रेजिस्टेंस तो करंट को रोकने लगता है। तो मेरी बात समझना, जितने ज़्यादा टाइम तक रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा, जितने ज़्यादा टाइम तक रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा, उतना ही ज़्यादा कंडक्टर हीट होगा। जितने ज़्यादा टाइम तक रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा, उतना ज़्यादा कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर नई चीज़ों का उद्गम करते हैं और चीज़ें समझते हैं। इसका काम खल्लास अभी नहीं हुआ है, अभी और पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ना है, आपको पेशेंस बनाए रखिए। अब तुमको कुछ और बताना है, ध्यान समझना। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात, एक एक करके लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला फिर से। तो हम ये लिख सकते हैं ना, कलर बदले बार बार नहीं अच्छा लगता। तो अगर हम उन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे 2 बन जाओ, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ उन 3 कंक्लूज़न को देखते हुए? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक, अब हमारी बात को ध्यान समझना। ये जो पीछे तुम 3 कथा सुन रहे हो, उतनी देर से जो तुमको कथा सुना रहे हैं, है ना, जो 3 लॉ तुमको पढ़ाएं, इन्हीं को बोल दिया जाता है लॉ। टीचर पढ़ा देता है, बेटा ये लॉ है, रट लो। पहला लॉ ये नई कहानी लिखवा देगा तुमको, है ना, सेंटेंस के माध्यम में कहेगा लो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख लो, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तुम आंसर टीपने में जुटे हो। दूसरा लॉ, व्हाट इज़ द सेकंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लॉ, है ना, व्हाट इज़ द सेकंड लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम टीपने में लगे हो। और फिर ऐसा, व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही सारे बोल दिए जाते हैं लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो तुमको 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के, इन्हीं को बोला जाता है 3 लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और ये सुनना मेरी बात को अच्छे से, और ये जो 3 लॉज है बेटा ध्यान से सुनना, ये जो 3 लॉज तुम पढ़ के आए हो पीछे, जो मैंने तुम्हें बताए, ये जो तुम 3 लॉज पढ़ के आए हो ना, ये 3 लॉज, इसको सबसे पहले दिया था जूल दादा ने, जूल अंकल ने, है ना, इसको सबसे पहले दिया था जूल अंकल ने, उन्हीं ने इसको आइडेंटिफाई किया था। इन 3 लॉज को सबसे पहले जूल अंकल ने आइडेंटिफाई किया था। इसीलिए इन 3 लॉज को जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए, ये जो मैंने आपको 3 लॉज पढ़ाए जिनसे ये रिजल्ट बना, है ना, इन 3 लॉज को इसीलिए बोल दिया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत ध्यान से समझना, इन 3 लॉज को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उनको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए इन 3 लॉज को बोला जाने लगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाने लगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आई बात? तो आ गई होगी समझ में। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा लेक्चर एंड होने के बाद। ठीक, सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दिया था जूल ने इन 3 लॉज को, इसकी वजह से कहा जाने लगा इनको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सभी को अच्छे से समझ में आ गई बात? ठीक है, उन्हीं तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला था। ये देखो 3 लॉज कंबाइन किए थे हमने, तो ये रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आया था हमारे पास। ठीक, और चीज़ें तुमको सिखाते हैं, बहुत चीज़ें हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने के लिए। बारी बारी पढ़ेंगे हर चीज़ को, है ना, जल्दबाजी। एक मिनट। तो सुनना ध्यान से, क्या लिखा था तुमने? H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, है ना। अब तुम जानते हो कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन देख के मज़ा नहीं आता है,
इक्वल टू का साइन जब तक ना हो। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे हम और इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। लेकिन जब इक्वल टू का साइन लगेगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये बोल के जाएगा कि हमारी जगह पर एक कन्वर्जन फैक्टर लेके आओ, एक कांस्टेंट टर्म लेके आओ, और वही कन्वर्जन फैक्टर आता है यहाँ पर 1/j। क्या आता है? जूल ने दिया था ना, बुद्धि लगाओ बेटा, पीछे पढ़ाया तुमको। सबसे पहले किसने दिया था आइडेंटिफाई करके 3 लॉस को? जूल ने। तो इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद यहाँ कन्वर्जन फैक्टर आता है 1/j, और वैसे ही लिख दो जो लिखा था इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये बना हमारा एक और रिजल्ट, h = 1/j इंटू आर इंटू टी। या थोड़ा रुको, इसको हाईलाइट नहीं करते, थोड़ा और इसको सजा देते हैं, तब मजा आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h इक्वल्स टू, अरे हाँ भाई गलत कर रहे थे, i² भी तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं h = i² RT/j। अब करो इसको हाईलाइट अच्छे से, h = i² RT/j, जहाँ पर ये 1/j जो है ना, ये जो 1/j है ये हमारा है कन्वर्जन फैक्टर। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कन्वर्जन फैक्टर। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, यूज़ पड़ेगा अब इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे। क्या निकला हमारा फॉर्मूला? h = i² RT/j। और तुमको इस j के बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं, लिखते हैं पहले पॉइंट्स लिखते हैं ना, पॉइंट्स लिखने में मज़ा आती है। j क्या है? j है कन्वर्जन फैक्टर। j क्या है? j है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान समझना बेटा, j क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर है तो कुछ वैल्यू लेके आया होगा अपने साथ, है ना? अब ध्यान समझना, ये जो j आया है ना, ये j, ये होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी, या इसी को हम लिख देते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर किलो कैलोरी। ये भी बात लिखना सही है ना? ये भी बात लिखना सही है। अरे किलो लगा दोगे तो 10⁻³ बढ़ नहीं जाएगा 1000 किलो? समझते नहीं हो कुछ। ठीक, अब हमारी बात तो कुछ समझ रहे हो तुम, तो फिर ये बताओ, तो कन्वर्जन फैक्टर तुमको समझ में आ गया है ना? वेयर j इज अ कन्वर्जन फैक्टर, जो पीछे मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताना मेरी बात, ये जो 4.2 जूल पर कैलोरी होती है ना, 4.2 जूल पर कैलोरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको पीछे होता है 4.2। ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ। जनरली बच्चे इसको याद नहीं रखते, इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी। 10⁻³ आया है, 10⁻³ आया है, क्यों? क्योंकि 1000 किलो होता है। ठीक है, तो तुम कहोगे जी सर समझ में आ गई बात, समझ में बात आ गई। ठीक, तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इस कन्वर्जन फैक्टर के बारे में। ठीक है, आओ भाई अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जाके ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कथा ख़त्म होती है। तो बाकी तो जान ही गए होगे, अब बता दो जल्दी से रिवीजन। SI यूनिट ऑफ, बताओ जल्दी, SI यूनिट ऑफ जूल, सॉरी अच्छा ठीक बताओ, SI यूनिट ऑफ मैंने खुद ही आंसर ले लिया। SI यूनिट ऑफ एनर्जी बताओ जल्दी से। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जूल आएगा आंसर। SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या आएगा आंसर? जूल आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ तुमको नहीं बताई। हाँ, ये जो मेरा आया है ना, ये जो रिज़ल्ट आया है, ये वाला जो मेरा रिज़ल्ट आया है, ये वाला रिज़ल्ट h = i² RT, ये जो मेरा रिज़ल्ट आया है, जो आपको मैंने बताया कन्वर्जन यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, ये जो है ना, इसको पता कैसे लिखते हैं? इसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट यूनिट। ये जो रिज़ल्ट लिखा आपके सामने, ये हीट यूनिट के टर्म्स में लिखा है, इन हीट यूनिट, ये भी ध्यान रखना। ठीक,
समझ गए? तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। जूल का सिंबल याद रखना। जूल का सिंबल नहीं याद है तो क्या याद रहेगा? जूल का सिंबल क्या होता है? ये होता, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से जाकर ख़त्म होता है। ओके ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। अच्छे से आपको सब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। अब भगवान जाने आप अच्छे से पढ़ें कि नहीं पढ़ें। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। चलो तुमको 1-2 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, अगर तुम लगातार लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। चलो 1 मिनट का रेस्ट दिया तुमको, रेस्ट करो 1 मिनट, फिर तुमको समझाते हैं अच्छे से इलेक्ट्रिक पावर। नए टॉपिक पे जंप करना सीधे सही नहीं है। हो गया? आओ समझते हैं अब इलेक्ट्रिक पावर को। सुनना ध्यान से। अब अगर कभी भी ठंडी आ गई तो ठंडी का एग्जांपल लेता हूँ। बन आ गई ये रहेगा। अगर कभी भी आपने अपने रूम में, अब तो सर्दी आ गई ना, अब तुम ऐसा करोगे, क्या नाम है, तुम स्विच ऑन करोगे किसकी? हीटर की। तुम हीटर की स्विच ऑन करोगे, है ना, और रूम को गर्म करने के लिए, है ना। अच्छा, ये जो हीटर कनेक्ट होगा, ये भी किसी सर्किट से कनेक्टेड होगा, है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल कर रही होगी, ठीक। तो ध्यान समझना हमारी बात को। जब तुम हीटर की स्विच को ऑन करोगे रूम को गर्म करने के लिए, ध्यान समझना, जब तुम हीटर की स्विच को ऑन करोगे रूम को गर्म करने के लिए, तो ये गर्म कैसे होगी, ये रूम गर्म कैसे होगा? पीला वाला हाइलाइटर लेना तो समझ में आएगा। मान लो रूम गर्म होने लगा, ये रूम गर्म हुआ, ये देखो येलो कलर से दिखा दिया, ये रूम गर्म हो गया, ठीक है। तो ये रूम गर्म कैसे होगा दादा? ये रूम पता कैसे गर्म हुआ होगा? जब तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अंकल, जब तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई होगी किसमें? हीट एनर्जी में। जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई होगी हीट एनर्जी में तभी जाकर ये रूम गर्म हुआ होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब तक हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी कोई भी चीज़ गर्म हो ही नहीं पाएगी ना। अब तुम्हारे मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी ये कि सर ये बता दीजिए, फिर हमको ये बता दीजिए कि आखिर ये रूम कितनी जल्दी गर्म हो सकता है ना। मान लो तुम्हारा रूम है, अब यहाँ हीटर लगा था, अब ये हीटर नीचे है, मतलब बना दिया ऊपर, तो इतना समझ लेना कि ऊपर लगा होता है, हीटर नीचे लगा होता है, ठीक। हाँ, तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा इस समय। क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? सर ये बता दीजिए कि कोई भी डिवाइस किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी गर्म कर देता है। आया ना मन में सवाल? तो इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर ये है बेटा कि तुमको अभी और अध्ययन करना है। मतलब अध्ययन तुमको ये करना है कि हमें अगर ये पता करना है ना कि आखिर ये हीटर इस रूम को कितनी जल्दी गर्म कर देगा, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आखिर किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, या फिर डिसिपेट हुई होगी, या फिर किस रेट पर डिसिपेट हुई होगी। तो जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है या डिसिपेटेड होती है, उसी रेट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में आगे की कथा आपको आगे बताते हैं। अभी पढ़ ही रहे हो ना, तो आगे सब रखो थोड़ा, हर चीज़ अभी थोड़ी बता देंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जाना है कि कोई भी, मान लो रूम का एग्जांपल ले लेते कि आखिर रूम कितनी जल्दी गर्म हो जाएगा, तो उससे पहले तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा बेटा कि
किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है। ठीक ठीक सर, पढ़ते हैं, पढ़ाइए, आप पढ़ाएंगे हम आपको। तो आपको पता है मैं कुछ बताने वाला हूँ। जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, या फिर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको मैं डेफिनेशन का फॉर्म में एक बार लिख देता हूँ। द रेट, पूछी जाती है डेफिनेशन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हम यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं, तुम ना करना, तुम अच्छे से लिखना कॉपी में, इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अप्लायंस मतलब डिवाइस बेटा, डिवाइस, हीटर, गीज़र, ये सब ना, बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड क्या कहते हैं बेटा उसको, बोलो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। मज़ा आया कुछ। जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, अरे चलो यार चलते क्यों नहीं हो, जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ठीक है। और समझाते हैं तुमको इसके बारे में। कलर ले लेते हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। ये कलर लेते, देखते कैसे चलता है। अरे बेकार है, अच्छा कलर लो कोई, ये ठीक रहेगा ना, हाँ ये सही है, बहुत बढ़िया कलर आ गया। अब ध्यान समझना, ठीक, वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है और इसका वोल्टेज V है। यहाँ तुमको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। मान लो यहाँ से फिर से करंट I फ्लो कर रहा है, कितने टाइम तक, T टाइम तक फ्लो कर रहा है करंट I, ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। तो यहाँ से अब बताओ इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी। समझ में आया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर ऐसे ही निकलती बेटा, ऐसे ही निकलती जो मैं तुमको बता रहा हूँ। किसी कंडक्टर में V वोल्टेज है जिससे कि I करंट निकल रहा है और वो T टाइम तक ट्रैवल कर रहा है, और जिसका रेजिस्टेंस R है। तो फिर बताओ इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफ़ाइन करोगे। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर डिफ़ाइन हुई, इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुए चार्ज को वर्क डन करा दो, है ना, मतलब W अपॉन कितने टाइम में वर्क डन हो जाएगा अपॉन T। यहाँ से आया इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट पेज में अच्छे समझते हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, कितने समय में कितना वर्क डन हुआ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, गलती से भी इग्नोर ना करना। कितने समय में कितना वर्क डन हुआ एक इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा, उसी को बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, कितने समय में कितना वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। आई बात समझ में। ठीक, अब मेरी बात समझना, वर्क डन, अरे पेन गंदी है भाई, अब मेरी बात समझना। चलो नेक्स्ट बताते हैं। P इक्वल्स टू क्या है, P इक्वल्स टू है W अपॉन T। अब यहाँ से यूनिट देखना, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। अगर मेरा वर्क डन जूल में हुआ और टाइम मेरा सेकंड में हुआ, तो मेरे इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट आएगी जूल पर सेकंड। क्या आएगी, जूल पर सेकंड। SI यूनिट क्या आएगी, जूल पर सेकंड। याद रखो, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट बहुत ज़्यादा MCQs में पूछी जाती है बोर्ड्स के। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या आएगी बेटा, जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड। ठीक, इसी जूल्स पर सेकंड को हम पता क्या बोल देते हैं कभी कभी, इसी जूल्स पर सेकंड को हम बोल देते हैं वॉट्स।
क्या बोल देते हैं, वॉट्स, जिसका सिंबल होता है कैपिटल W। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट्स, जिसको हम देखते हैं W से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आओ आगे, क्या पढ़े, P इक्वल्स टू W/T। याद करो, पीछे पढ़ के आए हो, स्लाइड में नहीं खिसकाऊंगा। वर्क डन होता था हीट एनर्जी के बराबर, और हीट एनर्जी होती थी V/I/T। आया याद, और नीचे भी T। तो ये वर्क डन का तो फॉर्मूला है ना बेटा, पीछे पढ़ा के आए तुमको, पीछे पढ़ा के इसीलिए तो आए कि तुम यहाँ पे बुद्धि लगा पाओ। अरे क्या हो रहा है, हाँ, इस वर्क डन का फॉर्मूला है ये, W इक्वल्स टू VIT, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखना है क्या होगा, क्या ये इस T से ये T कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा पावर का एक और फॉर्मूला जन्म ले लेगा, जिसको हम बोलेंगे V/I। तो इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, और इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पावर का